मीडिया में कॉमन परसेप्शन खास तौर पर पंजाब के बाहर है कि सिद्धू मूसेवाला खालिस्तानी अलगाववादियों के सपोर्टर थे। ड्राइंग रूम में उसने ग्रेटर पंजाब का मैप लगाया हुआ, उसने खालिस्तान का मैप नहीं लगाया था, उसको बहुत लोगों ने खालिस्तानी पेंट किया है। उसने आर्म्स लाइसेंस की सपोर्ट की थी, उसने तब की थी जब जो सिखों के अकाल तख्त के जत्थेदार ने बोला था कि आर्म्स लाइसेंस अलाउड होने चाहिए पंजाब में। कई बार पंजाब के कई आर्टिस्ट पर आरोप लगता है कि वो इंडिया से पहले पंजाब का जिक्र करते हैं, जैसे इस सवाल में कई बार दिलजीत फंस जाते हैं। सिर्फ पंजाब के लिए स्पेसिफिक नहीं, आप दिल्ली वाले कहते हैं हम दिल्ली वाले हैं भाई, हम बिहारी हैं, हम मराठास हैं, इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, वो ऐसी हिस्ट्री है जो ऐसे 50, 75, 100 या 100 साल में भी वो जाएगी नहीं। जिन घरों में पार्टीशन हुई है वो पार्टीशन को नहीं भूल सकते। पंजाब की गाड़ियों को आप नोटिस कीजिए, 3 तस्वीरें दिखती हैं। पहली तस्वीर भगत सिंह साहब की, दूसरी तस्वीर आती है भिंडरावाले की और तीसरी तस्वीर सिद्धू मूसेवाला की। देखो भगत सिंह तो शहीद आजम है, उनकी तो बराबरी कोई नहीं कर सकता। जरनैल सिंह भिंडरावाले एक रिलीजियस लीडर थे और वो खालिस्तान के मेन थे। सिद्धू मूसेवाला के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो उसके जो गाने हैं वो लोगों की कॉलर ट्यून है। अमृतपाल सारा फॉलोइंग है सिद्धू मूसेवाला की। सिद्धू मूसेवाला की यस डेफिनेटली अभी भी उसकी फॉलोइंग है। और जनरल सिंह भिंडरावाले को फिर क्यों मानते हैं? वो तो खालिस्तानी थे। एक ये मीडिया में कॉमन परसेप्शन खास तौर पर पंजाब के बाहर है, राइट विंग में जी, कि सिद्धू मूसेवाला खालिस्तानी अलगाववादियों के सपोर्टर थे, और ये बहुत कॉमन परसेप्शन रहा है। यस, आप कह रहे हो कि वो खालिस्तानी नहीं थे? बिल्कुल भी नहीं। क्या अंतर है ग्रेटर पंजाब और खालिस्तान समर्थकों में? सबसे पहली बात तो खालिस्तान एक वायलेंट मूवमेंट थी, राइट, और ग्रेटर पंजाब एक ड्रीम है जो पंजाब का पार्टीशन हुआ है कि वो दोबारा से इकट्ठा हो। तो उसमें इंडिया से अलग होना नहीं है। जो खालिस्तान है वो इंडिया से अलग कंट्री है। ग्रेटर पंजाब इंडिया से अलग नहीं है, वो इंडिया का ही हिस्सा है। और वो खालिस्तान का, सिद्धू कभी भी खालिस्तान का वोटर ही नहीं था। उसकी कोई भी इंटरव्यू सुन लो, उसका कोई भी गाना सुन लो। हाँ, उसने आर्म्स लाइसेंस की सपोर्ट की थी सिद्धू मूसेवाला ने, बिकॉज पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। इतने वहाँ पे टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, गैंगस्टरिज्म हो रही है, तो वेपन्स की उसने सपोर्ट की थी। वो भी उसने तब की थी जब जो सिखों के अकाल तख्त के जत्थेदार ने बोला था कि आर्म्स लाइसेंस अलाउड होने चाहिए पंजाब में। तो ऐसा उसका कोई भी नहीं था लाइफ में कि कहीं भी उसने खालिस्तान का किया। सबसे बड़ी बात कि उसने इलेक्शन कांग्रेस से फाइट की थी, और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल भी कभी खालिस्तान की सपोर्टर है नहीं। इनफैक्ट ग्रेटर पंजाब को लेकर जो मेरी समझ है, महाराजा रणजीत सिंह का जो नक्शा था उस जमाने का, शायद, हाँ आप वो कह सकते हो, उस समय का जो नक्शा ऑलमोस्ट यस। अब क्योंकि इंडिया से खालिस्तान की मांग विदेश में बैठे सिख भाई कई बार करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे अलग संगठन हैं जो शायद पहले इंडिया में थे, अब बाहर हैं, वो करते रहते हैं, उनके खिलाफ सरकार अपने एक्शन लेती है। कई बार पंजाब के कई आर्टिस्ट पर आरोप लगता है कि वो इंडिया से पहले पंजाब का जिक्र करते हैं, जैसे इस सवाल में कई बार दिलजीत फंस जाते हैं। गुरदास मान भी है, गुरदास मान फंस गए। शुभ के ऊपर एक सवाल आया था जिसके बाद कई बड़े लोगों ने अनफॉलो किया, अपॉलॉजी उन्होंने की, एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा। तो ये ग्रेटर पंजाब का सेंटिमेंट और खालिस्तान का सेंटिमेंट जो है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट आप करो, क्योंकि बार बार ये बहुत शायद थिन लाइन है, और इसमें कई पंजाबी आर्टिस्ट जिन्होंने नाम रोशन किया है, वो चाहे अनचाहे पूरे पैन इंडिया में एक सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है जिसको उन्हीं के लोग भी काउंटर करते हैं, जैसे गुरु रंधावा ने कई बार काउंटर किया कि आप पंजाब पहले करते हो, इंडिया नहीं कहते, जबकि आपको इंडिया कहना चाहिए। दिलजीत सफाई देते हैं कि भाई मैं पंजाबी मूल का हिंदुस्तानी व्यक्ति हूं, बाहर जाता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं पंजाब से आया हूं, पंजाब इंडिया में है। बट वो बड़ी महीन लकीर शायद ऐसी लगती है कि बात भी हो गई और सवाल भी खड़ा हो गया। ये सिर्फ पंजाब के लिए स्पेसिफिक नहीं है। आप दिल्ली वाले कहते हैं हम दिल्ली वाले हैं भाई, हाँ, वो नहीं कहते कि हम भारतवासी, हम बिहारी हैं। वो जिस कॉमन में हम बिहारी हैं, हम मराठास हैं, साउथ इंडियन हैं, हाँ, तो उसी टोन में है ये वाला। ये कोई ऐसा नहीं, अगर कोई कह रहा है कि मैं पंजाबी हूँ तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडियन नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बड़ा रॉन्ग कंसेप्ट है। अच्छा कि आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा। तो ऐसा कुछ नहीं है, पर जहाँ पे आप देखो जो इंडिया का जो फेडरेशन है, जो कंट्री है, वो इतने रीजन सबको इकट्ठा होकर बना हुआ है, और अभी इसको 100 साल भी नहीं हुए हैं। जो कंट्रीज बनते हैं उनको टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। जो इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, पंजाब का क्या था, और वेस्ट बंगाल क्या था, वो ऐसी हिस्ट्री है जो ऐसे 50, 75, 100 या 100 साल में भी वो जाएगी नहीं।
वो रहती है वहाँ पे, जहाँ पे क्रैक्स आए हैं, वहाँ पे जो पार्टीशन हुई है, जिन घरों में पार्टीशन हुई है, वो पार्टीशन को नहीं भूल सकते उसको। और जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसके बाद जो वॉर्स हुई हैं, पंजाबी फील करते हैं कि वो सब हमारे ऊपर हो रही है। हम जो एनिमी सबसे पहले तो पंजाब में आ रहा है ना, जितनी इन्वेजन्स हुई हैं वो पंजाब में आई हैं, तो पंजाबीज फील करते हैं कि हम हैं जो इंडिया के पहले संतरी हैं। तो इसीलिए बहुत सारी बातें उससे होती हैं, लेकिन पंजाबीज़ की सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस है। ये डेटा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। फ्रीडम मूवमेंट में देख लो आप, वॉर्स में देख लो, सब जगह। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जगह पे नहीं है, सब जगह हर एक ने सेक्रीफाइस किया है, तभी पूरा कंट्री आज़ाद हुआ ना। नहीं तो मेरा क्वेश्चन उसी अच्छी इंटेंशन से कि फिर बिहारी आदमी कहता हम बिहार से हैं, मराठा कहता हम मराठी हैं, सब एक यूपी वाले छोड़ के शायद बाकी सब कहते हैं हम कॉमन में आते हैं, लेकिन पंजाबी को लेकर इतने क्वेश्चंस क्यों आते हैं जब दिलजीत या सिद्धू मूसेवाला या बाकी लोग कहते थे? ये ऐसी बात है कि जो पंजाबी है ना, वो बहुत इमोशनल लोग होते हैं, और हम लोग अपने बारे में बहुत बातें करते हैं। हम लोगों ने, अब ड्रग्स है, आप देख लो पंजाब में जो डेटा है कि 10 लाख के करीब ड्रग एडिक्ट्स हैं, लेकिन आप कहीं भी चले जाओ पंजाब में बहुत ड्रग्स है। पंजाब से ज़्यादा ड्रग एडिक्ट आई एम वेरी श्योर दिल्ली में होंगे, बॉम्बे में होंगे, गोवा में होंगे। अभी कनाडा ने जो अपने ड्रग डेटा रिलीज़ किया है, 18,000 ड्रग डेथ्स हुई हैं 10 साल में कनाडा में। 18,000 मीन्स के एक साल में 1800 की एवरेज है, और पंजाब में टोटल 1800 ड्रग एडिक्ट्स नहीं है। ये शोर भी हम पंजाबियों ने ही मचाया है, बिकॉज हमें खुद नहीं अच्छा लगता कि हमारा एक मर्द, एक लड़का भी ड्रग्स ले। ये हमारे कल्चर में, हमारे बाहर तो ऐसा ट्रेंड है कि हर आदमी सुई कुचे बैठा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही लगता है बाहर पे। पिक्चर बन गई उड़ता पंजाब। हर पंजाबी रोज तंदूरी मुर्गे नहीं खाता, हर पंजाबी रोज दारू पी के नहीं सोता, ऐसा नहीं है। हर पंजाबी, मैंने आपको ये ऑफिशियल फिगर्स हैं 10 लाख, आप उसको 15 लाख कर लो तो 3 करोड़ प्लस की अब उसकी पॉपुलेशन है। इसको हम पंजाबी ही नहीं, आप देखो कि इंडिया भर में आर्मी के फिजिकल टेस्ट होते हैं, राइट। सिर्फ पंजाब से न्यूज़ आएगी कि पंजाब के जो लड़के हैं उनका फिजिकल पैरामीटर नीचे गिर गया है, कि उनकी उनसे वो जो जितने में उन्होंने वो दौड़ना है वो कंप्लीट नहीं कर पाए, उनकी चेस्ट की जो मेजरमेंट है वो कम हो गई है। ये सिर्फ पंजाब से आएगा, बिकॉज एक्सपेक्टेड है कि एक पंजाबी है तो वो फिट है और वो लड़ने को तैयार है, वो देश के लिए मर मिटने को तैयार है। तो कहीं भी छोटा सा कहीं कुछ होता है तो वो बहुत एम्पलीफाई होता है। उसको एम्पलीफाई करने में पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। अपने छोटे से वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उस चीज़ को बढ़ाया जाता है। गुरदास मान ने एक इंटरव्यू में बोल दिया कि मेरी माँ बोली पंजाबी है और हिंदी मेरी मासी है, मेरी माँ की बहन है। तो उसने क्या गलत बोला था? उसने कितनी दुनिया के पीछे पड़ा, उसको माफ़ी मांगनी पड़ी, उसको वर्ल्ड ओवर से उसका क्रिटिसिज्म हुआ। उसको बाद में उसने एक काउंटर करने के लिए गाना भी बनाया। आप बताओ इंडिया में से कितने लोगों ने उसकी सपोर्ट की? उसके सपोर्ट में कोई नहीं आया इंडिया से, जबकि ये फैक्ट है। मैं पंजाबी हूँ, मैं आपसे हिंदी से बात कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे डैड ने सारी कंट्री में उन्होंने जॉब की है, वो वॉलीबॉल कोच थे। मेरी वाइफ हिंदू ब्राह्मण है, तो मैं पंजाबी, अगर मेरे से कोई बोलेगा कि मेरी माँ बोली क्या है, मेरी माँ बोली तो पंजाबी है, राइट। मेरी वाइफ की भी पंजाबी माँ बोली है, पर वो हिंदी भी बोलती है जैसे मैं बोल रहा हूँ। दिल्ली के 70% लोग पंजाबी हैं, वो घर में पंजाबी बोलते हैं, लेकिन वो सेंसस में अपनी हिंदी लिखवाएंगे। तो ये बहुत सारे रीजनल और नेशनल कुछ इश्यूज हैं, उसमें पंजाब फंस जाता है हमेशा। पंजाब जैसे कहते हैं ना कि धुआं वहीं निकलता है जहां कहीं पीछे आग लगी हो। आग तो लगी, कुछ तो कहीं से तो आया होगा, जिस वजह से, क्योंकि एक युवाओं का जो बीच में खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर एक झुकाव दिखा, कहीं तो कुछ आया होगा जिस वजह से क्वेश्चन आए। वरना इंडियन आर्मी के ज्यादातर जो हमारे चीफ रहे वो सिख भाई रहे हमारे, सबसे ज्यादा सर्विस सेक्रीफाइस उन्होंने दिए, और इट वाज नेवर इन क्वेश्चन। बीते कुछ सालों में शायद ये बात ज्यादा उठी है, एक जमाने में रही होगी 80-90 के दशक में, उसके बाद बीच में कुछ साल ये ज्यादा आने लगी, और स्पेशली उन आर्टिस्ट में जो ग्लोबली पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें कई बार ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। चाहे वो शुभ का इंस्टाग्राम स्टोरी, मैं फिर कह रहा हूं, आपके सिद्धू मूसेवाला को लेकर ये बार बार जिक्र आना, या फिर दिलजीत को लेकर स्लाइटली आया। कई आर्टिस्ट जिनको लेकर नहीं आ रहा, जैसे कई आर्टिस्ट पंजाब से हैं, गुरु रंधावा ने बार बार तिरंगा लेकर कहा, या और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लिमिटेड आर्टिस्ट जो है पैन ग्लोबल बहुत वायरल हुए, उनको लेकर ये क्वेश्चन आया। तो इज देयर समथिंग थिन लाइन जिसमें महीनता से था, जिसकी वजह से शायद ये क्वेश्चन उठा? इसमें ना पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व है, बहुत सारे उसमें इतने पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, इतनी एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान का सिर्फ एक मकसद है कि
पंजाब पीसफुल नहीं रहना चाहिए। इतने वेपन्स आ रहे हैं पंजाब में, इतना ड्रग्स आ रहा है कि इट्स लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन वहाँ पे, जितनी वहाँ पे तैयारी हो रही है। अभी आप देख लो पंजाब में। बट अभी तो आप कह रहे थे कि ड्रग्स का केस पंजाबियों ने क्यों हाईलाइट किया है? नहीं, हम खुद बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि 10 लाख बहुत ज़्यादा है। हम ये नहीं कह रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाबियों में ड्रग एडिक्ट नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन 10 लाख अगर आप पॉपुलेशन की रेशियो में देखो तो 1% भी नहीं है। तो वो अगर आपको दिल्ली, बॉम्बे, कनाडा कहीं से आप उसको कंपेयर करोगे तो वो रेशियो में कुछ भी नहीं स्टैंड करता। बट बिकॉज पंजाबी से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, इसलिए ये बड़ी बात है। और ये हम ही ने किया, पंजाब पुलिस ने केसेस रजिस्टर किए हैं ना, वही हैं जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जाते हैं। उसी से कंपैरिजन होता है ना कि पंजाब के ड्रग जो केसेस थे 2013 में इंडिया में फर्स्ट आ गए। उससे पहले यूपी के होते थे, गोवा के होते थे, महाराष्ट्र के होते थे इतने केसेस। तो वो वहाँ पे एक वहाँ पे छुपाया नहीं जाता इस बात को। एक्चुअली ना पंजाब के कल्चर में बोस्ट करना है, विच इज़ अ गुड थिंग और बैड थिंग। हमारे यहाँ आप 8th सेंचुरी ऑनवर्ड से, जब से मुस्लिम इन्वेजन शुरू हुई है इंडियन मेन लैंड में, और उस टाइम से पंजाब का वो जो रूट है इन्वेजन का वहीं से है। ये डीएनए में है कि एक जो पंजाबी है ना वो यही सोचता है यार पता नहीं कब लड़ाई लग जाए और हम मर जाए। तो बहुत खुलदिली वाले लोग होते हैं जो हर मोमेंट को खूब जीते हैं। वहीं से जो अफीम खाना जो पहला ड्रग था पंजाब का, विच इज़ अ हैप्पी ड्रग, जो हेरोइन है जिसको हम चिट्टा चिट्टा बोलते हैं वहाँ पे, तो हेरोइन इज़ अ क्रिमिनल ड्रग। वो आपको एग्रेशन देता है, अफीम आपको एग्रेशन नहीं दे रही। पॉपी हस्क है, डोडे बोलते हैं। तो वो आपसे वो उससे उसको खा के आप काम कर सकते हो, लेकिन उसको खा के आप क्राइम नहीं करते हो। हेरोइन से आप करते हो, आइस से आप करते हो। रेप ड्रग है जिसका नाम ही रेप ड्रग है, तो उससे और क्या होगा। तो ये कुछ उसमें चेंजेस आते रहे इस उसमें। तो पंजाबीज हैं वो इस बात को वो दे डोंट पुश इट अंडर द कारपेट, लेकिन उसको बहुत एम्पलीफाई किया गया। पॉलिटिशियंस ने भी उसको एम्पलीफाई किया। पॉलिटिशियंस रिस्पॉन्सिबल भी हैं ड्रग्स के लिए, कुछ पॉलिटिशियंस फेस कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन पूरी कॉकटेल है, ड्रग्स, टेररिज्म, खालिस्तान, गैंगस्टरिज्म। किसी भी चीज़ को आप आइसोलेटेड नहीं स्टडी कर सकते, सब मिली हुई हैं और सबका ओरिजिन होता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान को ये पता है कि हमें पंजाब को डिस्टर्ब करके रखना है। पंजाब फुटबॉल है कंट्री का, पंजाब से इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन है, तो इसको डिस्टर्ब करो। कितना पैसा लगेगा अगर दोबारा टेररिज्म आता है? आप देखो कितना ज़्यादा देश की इकोनॉमी हिट होगी। वहाँ फेक करेंसी भी आ रही है वहाँ से। एक ड्रोन जो 1.5 किलो या 2 किलो का पेलोड ले सकता है, उसमें 1-2 वेपन होंगे, कुछ हेरोइन होगी और फेक करेंसी होगी। ये आ रहे हैं वहाँ से। तो ये ऐसी लड़ाई है जो इट्स नॉट पंजाब्स वॉर, ये पूरे कंट्री की वॉर है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं। वहाँ पे छोटे मोटे कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिनके हिस्टोरिकल इश्यूज चल रहे हैं। बिकॉज आप देखो कि जैसे मैंने बताया कि 8th सेंचुरी ऑनवर्ड से चल रहे हैं, तो जिसने भी आके दिल्ली पे राज किया वो पंजाबियों को कुचल के आया है और उसने कुचल के ही जाना है। तो हमेशा ऐसा लगता था कि हम अलग हैं, ये दिल्ली से हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं। और फिर हमारे जो 9th सिख गुरु थे उनको दिल्ली में उनको बुलाया गया था बातचीत के लिए, लेकिन उनको कितनी बुरी तरह से उनके ऊपर जुल्म करके उनकी शहीदी हुई है वहाँ पे। तो एक माइंडसेट है लोगों का कि वहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा। उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो पंजाब वॉज द लास्ट स्टेट जो उन्होंने कैप्चर किया था उन्होंने, राइट। और उसके बाद आप देख लो विदिन 7 to 8 years वो जो फर्स्ट फाइट ऑफ म्यूटनी हुई वो हुई मेरठ से शुरू, यहाँ से हुई। लेकिन पंजाब का भी रोल था, दोनों तरफ रोल थे। पंजाबी आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी की हेल्प की थी, लेकिन लोगों ने नहीं की थी। तो ये मतलब उसके बाद पंजाबी सूबा मूवमेंट आ गई और पंजाब के पास ऑप्शन थी कि हम अपना कंट्री बनाएं, जैसे पाकिस्तान की डिमांड थी। लेकिन पंजाबी नहीं गए वहाँ पे। पंजाबियों ने नहीं बोला। जो मास्टर तारा सिंह थे लीडर, उनको बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि उन्होंने क्यों नहीं हाँ बोला उस टाइम। लेकिन क्योंकि हर पंजाबी मानता है कि हम इंडियन मेनलैंड का हिस्सा हैं। टेररिज्म क्यों फेल हुआ? टेररिज्म आर्मी या पुलिस से फेल नहीं हो सकता। टेररिज्म फेल होता है जब आम आदमी उसकी हेल्प नहीं करता। आप देखो 1984 में इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद, असैसिनेशन के बाद दिल्ली में राइट्स हुए और जगह राइट्स हुए। क्या पंजाब में किसी एक भी हिंदू को राइट्स में मारा गया? देयर इज़ नॉट अ सिंगल केस।
यस, टेररिज्म में उनको टारगेट किया गया था, बसों से उतार के मारा गया, गाड़ियों में गया, माइग्रेंट लेबरर्स को मारा गया, लेकिन हिंदू सिख में एक भी राइट नहीं हुआ पंजाब में। बिकॉज जैसे वो कहते हैं ना 9 मास का रिश्ता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये कभी भी नहीं हो सकता। बहुत ही हैप्पीली को एग्जिस्ट करते हैं हिंदू और सिख्स और मुस्लिम्स भी पंजाब में। तो वो मतलब पंजाब एक ऐसा स्टेट है, अगर आप उसको इमोशनल होकर सोचोगे तो पंजाबी खड़ा है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, जो गुरु गोबिंद सिंह कह गए, वो सच है बिल्कुल आज भी। तो जो 1.25 लाख से एक लड़ाने वाले का जब ये में जाते कि वहाँ पे ड्रग्स हैं, तो फिर वो फिर वो एम्पलीफाई होगा। इट इज़ बट नेचुरल कि उसको एम्पलीफाई किया जाए। फिर उसमें पॉलिटिकल भी है, जो गवर्नमेंट वहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट और है, फिर उनकी आपस में वहाँ पे इश्यूज हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एम्पलीफाई होती हैं। ये डेफिनेटली है कि वो होता है। आप देखो पंजाब में 2012 के बाद का पीरियड है, जो वाटरशेड मूवमेंट है पंजाब के लिए, इस सेंचुरी का वाटरशेड पीरियड है 2012 से 2014। इन 3 साल में आप कोई भी डेटा उठा के देख लो, आपको सारे इश्यूज का बेस निकल जाएगा। ये वो पीरियड है जब पंजाब टॉप हुआ ड्रग केसेस में। 2007 में वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट आई थी, उसमें आया था कि पंजाब इज़ द ट्रांजिट पॉइंट ऑफ ड्रग स्मगलिंग इन द वर्ल्ड। गोल्डन क्रेसेंट से जो ड्रग अफ़गानिस्तान से चल रहा है वाया पाकिस्तान, पंजाब आ रहा है, और पंजाब से वो वर्ल्ड ओवर जा रहा है। पंजाब में उसकी प्रोसेसिंग थी, फैक्ट्रीज भी बस्ट हुई हैं वहाँ पे, समराला में हुई है, लुधियाना में। 2007 में ट्रांजिट पॉइंट था और 2012 में पंजाब बन गया कंजम्पशन पॉइंट। और फिर 2012 की जो इलेक्शंस हो रही है, असेंबली इलेक्शंस, उसमें अकाली और कांग्रेस की बहुत लड़ाई थी। इन्होंने पिछले 10 सालों में एक दूसरे के ऊपर बहुत केस रजिस्टर किए थे। इतने केस रजिस्टर किए थे कि 2017 में एक कमीशन टू प्रोब फॉल्स केसेस खोलना पड़ा ताकि वो सब केसेस को हैंडल किया जाए। एंड देयर वर थाउजेंड्स ऑफ केसेस। तो उसके 2012, 13, 14 के पीरियड ही है जब सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स पकड़े गए, सबसे ज़्यादा केस रजिस्टर हुए। और यही वो पीरियड है जब फिल्म इंडस्ट्री पंजाबी सडनली ब्लॉसम करती है। एंड देयर इज़ वन एलिगेशन कि ड्रग मनी थी जो सर्कुलेट की। सडनली आप देखो पंजाबी फिल्म में बहुत इन्वेस्टमेंट हुई, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद फिर पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री भी राइज़ करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रग्स करके हो रही है, लेकिन यूट्यूब आने के बाद और स्पेशली जब से ये इंटरनेट फ्री हुआ है, फ्री तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन उसका मतलब घर घर में इंटरनेट पहुंच गया, तो दैट्स वाई यूट्यूब इतना पॉपुलर हो गया। एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन व्यूज़ एंड ऑल दैट, हिट्स के ऊपर। तो उससे वो जो सॉन्ग्स थे, जो टैलेंट थे, वहीं से सिद्धू मूसेवाला एंड ऑल दैट वहाँ से निकले। तो वो वाला पीरियड है, और वो सबसे बड़ा पीरियड है पॉलिटिकली, बिकॉज वन, अकालीज और कांग्रेस में बहुत बहुत लड़ाई थी, और वो इतनी लड़ाई थी कि दे सेड कि ऑल हैंड्स ऑन द डेक, कि जो भी आपके पास गैंगस्टर है, मसल मैन है, वो सब फील्ड में उतारो, हम इलेक्शन जीतने चाहिए। वही पीरियड है जहाँ से आपको मैक्सिमम पंजाब के गैंगस्टर वहाँ से निकले हैं। शेरा खुब्बन, जयपाल पुल्लर, गुरप्रीत सेखों, लॉरेंस बिश्नोई, सब 2012 की इलेक्शन से ही राइज किए हैं। उसके बाद 2014 इलेक्शन है, जब बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसमें बीजेपी और अकाली दल अलायंस में थे पंजाब में, और वो अलायंस तब को 15 साल से चल रहा था। ये अभी टूटा अलायंस 2021 में फार्म लॉज के ऊपर, राइट, 25 साल तक चला वो। तो बीजेपी डिस्पाइट बीइंग इन अलायंस विद द रूलिंग पार्टी, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि हम पंजाब को ड्रग फ्री करेंगे, पंजाब नंबर 1 स्टेट हो गया है। तो वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ उनका अकाली दल से, और राजनाथ सिंह और उनके बड़े लीडर्स थे, उन्होंने एक स्टेज से बोला, जिसमें अकाली लीडर्स भी थे, कि पॉलिटिशियन सपोर्ट कर रहे हैं ड्रग्स को और बीजेपी इसको ख़त्म करेगी 2014 लोकसभा इलेक्शंस। और उसमें काउंटर में अकालीज ने क्या बोला? अकालीज ने बोला कि हम बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ धरने देंगे, वहाँ जाके रैली करेंगे, बिकॉज ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है स्मगलिंग को रोकना। तो आप देखो कि वो छोटी सी बात एक ड्रग एडिक्शन से शुरू होके कैसे 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 पहले स्टेट की पॉलिटिक्स, फिर नेशनल पॉलिटिक्स की कन्फ्रंटेशन अलायंस पार्टनर्स में हो रही है, और फिर वो इंटरनेशनल होगी। अब एक पॉलिटिकल पार्टी देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ धरना अगर दे देती, तो आप देखो वो कितना बड़ा मसला है। और वो इवेंचुअली कुछ हुआ एडजस्टमेंट, तो उन्होंने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में किए वो वाले धरने, बट इट वाज अ बिग इशू उस टाइम। तो हम लोग ग्राउंड पे थे, हम सब उसको देख रहे थे।
तो ड्रग एडिक्शन है, यस डेफिनेटली है, खालिस्तान इशू है, वो इशू है बिकॉज वो तब से चला आ रहा है। बिकॉज वो जो बातें हो रही है ना कि महाराजा रंजीत सिंह का राज था और महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पंजाब ऐसा था, बड़ा खुशहाल था, वो खुद पढ़ा लिखे नहीं थे लेकिन उन्होंने वो पंजाबी कायदा इंट्रोड्यूस किया, ये सब बातें हम सुनते आ रहे हैं। हालांकि अब मुझे लगता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने जो राजपाट बनाया था उसने वो उसकी अपनी गलतियों से ही उसने वो लूज़ किया, बिकॉज वो अपना सक्सेसर ही नहीं अपॉइंट कर सका। वो टाइमली अगर अपना सक्सेसर अपॉइंट कर देता, इतनी शादियां ना करता, तो वो पंजाब के इतने टुकड़े नहीं होने थे जो बाद में इतनी किलिंग्स हुई हैं पंजाब, उनके महल में इतनी किलिंग्स हुई हैं एंड इवेंचुअली ब्रिटिश टुक ओवर दैट तो ऐसी गलतियां पंजाब करता आ रहा है। वो जो मिसल वाले थे जिनके आपस में लड़ाइयाँ हुई, वो जो फ्रैगमेंटेड लड़ाइयाँ हैं ना, वो लड़ाइयाँ आपको मिलती हैं और वो लड़ाइयाँ ही गैंगस्टरिज्म में आ रही हैं। जो माझा का तो पंजाब के 3 हिस्से हैं, एक माझा है, एक दोआबा है और एक मालवा। दोआबा है जो सतलुज और ब्यास के बीच में, दोआबा मीन्स 2 आब 2 रिवर्स। माझा है मिडल ऑफ रीजन ऑफ रिवर्स। तो जो सप्त सिंधु था जो उसमें 7 रिवर्स थे, तो अब उसमें 6 रिवर्स हैं, राइट, सरस्वती नहीं है रिवर। तो वो जो 6 रिवर्स का सेंटर पार्ट है मिडल, उसको माझा बोलते हैं। और ये अकबर के टाइम से इसकी क्लासिफिकेशन हुई है इन रीजन्स की। तो बिकॉज उसने एडमिनिस्ट्रेटिवली ही वांटेड टू कि उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे रन करना है, तो उसने ये किया था, ये डिफ्रेंशिएट। तो इन सब के जो रीजन हैं इनके आपस में इश्यूज हैं और वहाँ अब सबके गैंगस्टर हर रीजन में अलग हैं और उनके आपस में गैंग वॉर्स हैं। और लॉरेंस बिश्नोई सबसे पहला गैंगस्टर था जिसने एक सिंडिकेट बनाया, सभी रीजन के गैंगस्टर, हरियाणा के गैंगस्टर और आपके यूपी के गैंगस्टर, दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर, राजस्थान और बाद में तो कनाडा और यूके एंड, जिसने उनको सिंडिकेट में बनाया। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई टॉप पे गया है। इसीलिए एनआईए कहती है ना कि 700 मेंबर्स है उसके नेटवर्क में, मेंबर्स तो उसके डेफिनेटली इससे ज़्यादा हैं। खैर वापस लौटते हैं सिद्धू मूसेवाला पे। जी। किसी ने मुझसे कहा कि पंजाब की गाड़ियों को आप नोटिस कीजिए, 3 तस्वीरें दिखती हैं। पहली तस्वीर भगत सिंह साहब की, दूसरी तस्वीर आती है भिंडरावाले की और तीसरी तस्वीर सिद्धू मूसेवाला की। जी बिल्कुल, ये 3 तस्वीरों के मायने समझाइए हमें। देखो, भगत सिंह तो शहीद आज़म है, उनकी तो बराबरी कोई नहीं कर सकता। जरनैल सिंह भिंडरावाले एक रिलीजियस लीडर थे और वो खालिस्तान के मेन थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार में उनकी शहीदी हुई है। तो पंजाब में बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है जो उनको फ्रीडम फाइटर मानती है सिख कॉज के लिए, इसलिए उनकी वो स्टिकर्स और फोटोज लगाते हैं। और वो जो साथ में उनका स्टील का एरो है वो ही है। उसी से रिलेटेड है अमृतपाल सिंह जो मेंबर पार्लियामेंट है खडूर साहब से, तो वो भी काफ़ी लुक अलाइक है, उनको पहरावा एंड एवरीथिंग सेम है। तो अमृतपाल की फॉलोइंग भी खालिस्तान वाली ही भिंडरावाले वाली ही फॉलोइंग है। फिर सिद्धू मूसेवाला के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो उसके जो गाने हैं वो लोगों के कॉलर ट्यून है और फ़ोन की ट्यून है बहुत ज़्यादा। अमृतपाल सारा फॉलोइंग है सिद्धू मूसेवाला की? सिद्धू मूसेवाला की यस डेफिनेटली अभी भी उसकी फॉलोइंग है। देखो, अब इसको तो ऐसे मैं कह नहीं सकता बिकॉज अमृतपाल का तो कोई यूट्यूब पे आ नहीं ना रहा कि कितने व्यूज़ कितने सब्सक्राइबर्स हैं उसके, लेकिन वो एमपी बना है वहाँ से खडूर साहब से। मैंने इलेक्शन कवर करने गया था मैं खडूर साहब ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, तो वहाँ पे लोगों से मैंने स्पेशली पूछा था कि पंजाब ने इतना वायलेंस देखी है, हमने इतने जवान लड़कों को, हमारी कितनी जनरेशन वेस्ट हो गई हैं इसमें, तो वो आप क्यों किसको वोट करोगे? कह रहे हैं अमृतपाल को करेंगे वोट। हिंदूज ने भी बोला कि हम अमृतपाल को वोट करेंगे। क्यों ऐसा? अमृतपाल को तो कई गतिविधियों में अंदर रखा गया था। या तो एग्जैक्टली मेरा यही क्वेश्चन था उनको। वो कह रहे हैं मुंडे नाल तक का होया, ही वॉज जस्ट वर्किंग अगेंस्ट ड्रग्स। मैंने कहा पर वो खालिस्तान का है। ही सेड नो, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ खालिस्तान। ये सिखों ने भी बोला, हिंदुओं ने भी बोला। बट जनरल सिंह भिंडरावाला was for खालिस्तान, उनकी तो लड़ाई खालिस्तान की थी। He was for खालिस्तान। लेकिन अमृतपाल की इलेक्शन के टाइम जो वोटर्स थे, मुझे एक भी वोटर ने नहीं बोला कि हाँ, इवन उसकी फैमिली में भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम खालिस्तान की आइडियोलॉजी और समथिंग है। तो और जनरल सिंह भिंडरावाले को फिर क्यों मानते हैं? वो तो खालिस्तानी थे।
वो तो डॉक्यूमेंटेड है जैसे ना, आज एक बहुत लंबी फहरिस्त आती है, हर साल हम गोल्डन टेम्पल में देखते हैं कि उनके लिए बाकायदा मार्च निकाले आते हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं सड़कों पे, हर साल होता है ऐसा। हाँ तो हाँ उनका तो पूरा डॉक्यूमेंटेड है ना। तो फिर वो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो रिलीजियस सेंटीमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं या वो खालिस्तानी आइडियोलॉजी को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत थिन लाइन आती है जिसको लेकर हर साल एक क्वेश्चन पंजाब से बाहर चर्चा में होता है। उस आइडियोलॉजी को समझना मैं आपसे चाहता हूँ। उस आइडियोलॉजी को मैं आपको कैसे वर्ड्स में समझाऊं कि सिखों की जो पूरी पॉपुलेशन है उसकी नेशनल इंटेग्रिटी और देशभक्ति को कभी भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। हर जगह पे इंडिया के या वर्ल्ड ओवर कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, रीजन होते हैं जिनकी एस्पिरेशंस एम्बिशंस डिफरेंट होती हैं, जिनको अपना राज चाहिए, उनको अपना वर्चस्व चाहिए या समथिंग। तो खालिस्तान एक ऐसा नाम है जो उनको वो पावर देता है। जब पंजाब की एक तो पार्टीशन हुई और एक पंजाब से हरियाणा और हिमाचल अलग बनाए गए, तो उसमें हरियाणा और हिमाचल ने तो कभी एजिटेशन नहीं की थी कि हमें पंजाब से अलग करो। ये तो पंजाबियों ने बोला था ना कि हमारा पंजाबी सूबा बनाओ। और वो किन्होंने बनाया था? जिन्होंने बनाया था उनको ये पता था, उनकी पॉलिटिकल मैथमेटिक्स है कि हम लोगों की कभी भी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, मैं कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाला, बिकॉज हरियाणा और हिमाचल में अकालीज को वोट नहीं मिलेगी। और वो अकालीज की मूवमेंट थी और उसके बाद ही अकालीज की गवर्नमेंट बननी शुरू हुई। इट्स ऑल पावर डायनामिक्स, इट्स ऑल पावर पॉलिटिक्स। बहुत बड़ा कुछ जियो पॉलिटिक्स शेकअप होगा वर्ल्ड में तो नए कंट्री बनते हैं। खालिस्तान इज़ अ न्यू कंट्री। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक मूवमेंट से कुछ भी बन जाए। बहुत बड़ा कुछ जियो पॉलिटिक्स होगा तो ये वहाँ के लोग नहीं चाहते खालिस्तान। हालांकि कनाडा तो अब तो एक तरीके से पंजाबी बन चुका है। कनाडा पंजाबी बन चुका है जी, और वो भी अनफॉर्चुनेट है। आप देखो जो आदमी पंजाबियों ने बहुत सारे इंडिया के लैंड को फर्टाइल किया है। गुजरात में उनको स्पेशल लैंड दी गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस कि आप इसको यहाँ पे एग्रीकल्चर लेके आओ। तराई में लेके गए, उत्तराखंड, यूपी में सब जगह पंजाबियों को लेके गए, बिकॉज हम लोग ये करते थे। तो वही पंजाबियों ने बाहर किया है कनाडा, अफ्रीका, अमेरिका और सब कंट्रीज़ में। तो एक हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है और वो करेजियस है, उसमें वेलर है, उसमें मैस्कुलिनिटी, उसमें हाइपर मैस्कुलिनिटी। प्रॉब्लम आती है हाइपर मैस्कुलिनिटी, जहाँ से गैंगस्टरिज्म और ये सब सॉन्ग्स एंड ऑल दैट आते हैं। हमारे बहुत हीरो कल्चर है, हमारे बहुत हीरो वर्शिप है। जो कौम बनी ही शहीदियों के ऊपर है ना, तो हमारे लिए शहीद होना बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए ठीक है किसी को मारना, ये सब दुनिया में हर जगह वायलेंस चल रही है, पर अगर आप शहीद हो रहे हो ना फॉर सम पर्पस, तो ये बहुत हायर चीज़ है पंजाब में। उसकी मौत के ऊपर रोया नहीं जाता पंजाब में। तो ये शहीदी हमारी उसमें है, बिकॉज हमारे गुरुओं ने ये किया। उन्होंने अपने अपने चारों साहिबजादियों को, बच्चों को उन्होंने सेक्रीफाइस किया। वो भी कन्वर्ट हो सकते थे, उनको यही बोला जा रहा था ना कि आप इस्लाम कबूल करो, यही कह रहा था औरंगज़ेब, तो वो कर लेते। गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीरी पंडित आए थे कि कि हमें कन्वर्ट करने को बोल रहे हैं। Instead of fighting them, they came to Punjabis for help, because Punjabis were fighting. मराठास अपनी जगह फाइट कर रहे थे, यहाँ पंजाबीज कर रहे थे। बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ हिस्ट्री ये रहा है कि मराठास और सिख्स कभी इकट्ठे नहीं हो पाए। अगर हुए तो बहुत कम टाइम पे हुए, अगर हुए तो फ्रीडम मूवमेंट में हुए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, वो भी मराठा हैं, पूना से हैं वो, तो वो बाद में हुए हैं। वो लोग इंडिविजुअली वो इकट्ठे हुए। अगर मराठास और सिख्स इकट्ठे होते तो, और वो इकट्ठे इंडियन मेनलैंड को करते तो हिस्ट्री वुड हैव बीन डिफरेंट। बट सिद्धू मूसेवाला की भी हिस्ट्री अलग हो सकती थी। कहा गया कि 29 मई नहीं, मैंने कई सारे लोगों को मैं जानता हूं जो इंडिया से बहुत प्यार करते हैं, बट उनमें खालिस्तान का भी सेंटीमेंट है। सर, खालिस्तान का सेंटीमेंट हमेशा रहेगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि खालिस्तान को की बात करना इलीगल नहीं है, इट्स नॉट एंटी इंडिया। लेकिन आप खालिस्तान या किसी भी इंडिया से सेपरेट होने वाली मूवमेंट के ऊपर वायलेंस नहीं कर सकते हो। अगर आप खालिस्तान की डिस्कशन, डिबेट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने सिमरनजीत सिंह मान के उस केस में बोला है ना सर, ये जो जीत कर आए थे। हाँ, तो उसमें ये बोला है। तो खालिस्तान की मूवमेंट हमेशा रहेगी। इजराइल और पैलेस्तीन कितने सालों से लड़ रहे हैं सर, कितनी सेंचुरी से लड़ रहे हैं, वो चल रहा है ना अभी तक। ये इश्यूज तो सर चलते रहेंगे, आपकी और मेरी लाइफ के बाद भी ये इश्यूज। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे बहुत सारे सिख फ्रेंड हैं जो बहुत पैट्रियोटिक हैं, भारत से बहुत प्यार करते हैं।
वो जितने हम कमिटेड देश को उतने वो भी कमिटेड है। सर करना ही है ना, हमारा देश है, हमारा सबका देश है, उस ये सवाल भी आना बेवकूफ़ी है। लेकिन खालिस्तान एक सेंटिमेंट है, तो मुझे कई बार लगता है ये वैसा ही शायद तो नहीं है जैसे हिंदुओं में बांग्लादेशी हिंदू को लेकर हो जाता है कि बांग्लादेश में शायद कुछ घटना होती हो, अगर हिंदुओं के साथ हो रही होगी तो हिंदुओं को लग जाता है कि अरे ये गलत हो रहा है यार, थोड़ा ज़्यादा फील होता है। हाँ, क्योंकि वो हम बाई डिफॉल्ट शायद ऐसे बनाए गए हैं, क्रिएट हुए हैं नहीं कि सर अपनी कम्युनिटी को कोई हर्ट करे तो बुरा तो लगता है। और फिर हमारी कम्युनिटी सबको एक स्पेशल प्रिविलेज अलग चाहिए होता है कि हमारा अलग से हो जाए। तो डिस्पाइट कि आप इंडियंस हैं, आप इंडिया फील कर रहे हैं, बट जब खालिस्तान की बात आती है तो आप उसके लिए स्ट्रांग स्टैंड ले लेते हैं। या वो भी लोग जो थोड़ा शांत रहते हैं, थोड़ी सी वॉइस में दम आता है आर्गुमेंट्स में, तो वो उसको अक्सर मिसजज किया जाता है सर जो इंडिया ये है खालिस्तान सपोर्टर तो नहीं हो गए। ये जो इंडिया है ना, ये इंडिया ना फैनेटिक मुस्लिम चला रहे हैं, ना खालिस्तानी चला रहे हैं सर, ना वो जो हिंदूज़ के लिए इतने फैनेटिक हिंदूज़ भी नहीं चला रहे। इंडिया चला रहे हैं आपके और मेरे जैसे लोग जो इंडियन हैं लेकिन वो पंजाबी भी हैं। आप जिस गांव से हो, जिस रीजन से हो, आप उसके लिए भी उतने ही कमिटेड हो, लेकिन आप उसके लिए इंडिया के साथ लड़ाई नहीं कर रहे। मेरे फादर 84 राइट्स में बिहार में फंस गए थे। जो वॉलीबॉल कोच थे उनके ही कुछ ट्रेनीज ने प्लान किया कि वी विल टेक रिवेंज फ्रॉम हिम, और वो जो हिंदूज थे और कुछ हिंदू ट्रेनीज ने ही उनको बचाया। तो अब मैं हिंदुओं से प्यार करूं कि नफरत करूं, ये तो इंडिविजुअल चॉइस होगी ना सर। क्रिमिनल तो किसी भी कम्युनिटी में होता है। जिन हिंदुओं ने उनको बचाया वो उनको इंश्योर किया कि वो पंजाब तक पहुंच जाए। जब वो पंजाब आए और उस टाइम कर्फ्यू चल रहा था और सुबह कुछ लोग आए जो किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थे और उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ इस रिलीजियस प्लेस पे चलो। सुबह 5 बजे सर, रात को वो आए और एक खबर मिल गई कि मेरे फादर आए, एंड आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। तो उनको बोला कि आप वाओ और बताओ कि बाहर सिखों के साथ क्या हो रहा है ताकि हम बदला लेंगे। तो माय डैड जस्ट उनको कैसे बाहर निकाला मुझे याद है, क्या वर्ड्स बोल के, बिकॉज ही न्यू कि जो यहाँ की लड़ाई है उस लिए बाहर सफ़र हो रहे हैं, जो बाहर की लड़ाई है उसके लिए यहाँ सफ़र हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि 2 बेटे हैं और मैं कम से कम एक बेटे की तो हिंदू फैमिली में शादी करूँगा, ताकि इंटरफेथ मैरिजेस होंगी तो ये इंडिया एक इंडिया बनेगा, नहीं तो हम रीजन में ही फंसे रहेंगे। तो आई मैरिड अ हिंदू गर्ल। यही है सर, अगर इंडिया को इंडिया बनना है तो हमें अपनी हिस्ट्री से सबक लेना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा।